The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 अक्टूबर 2022 को वडोदरा, गुजरात में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि वडोदरा अब एक एविएशन सेक्टर के हब के रूप में नई पहचान बनाएगा और भारत जल्द ही बड़े यात्री विमानों का निर्माण करेगा, जिस पर गर्व से मेड इन इंडिया लिखा होगा। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही है। भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, भारत में बने मोबाइल फोन, भारत में बनी कारें आज कितने ही देशों में छाई हुई है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब, इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे और उन पर लिखा होगा मेक इन इंडिया। साथियों, आज वडोदरा में जिस फैसिलिटी का शिलान्यास हुआ है वो देश के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। ये पहली बार है कि भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। यहां बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए इकोसिस्टम का भी विकास होगा। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हमारा वडोदरा अब एविएशन सेक्टर के हब के रूप में नई पहचान लेकर के दुनिया के सामने सर ऊंचा करेगा। वैसे तो भारत पहले से ही काफी देशों में विमान के छोटे मोटे पुर्जे पार्ट्स निर्यात करता रहा है, लेकिन अब देश में पहली बार मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने वाला है। मैं इसके लिए
टाटा ग्रुप को और एयरबस डिफेंस कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट से भारत की 100 से ज्यादा एमएसएमई भी जुड़ेगी। भविष्य में यहां दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी लिए जा सकेंगे। यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब का संकल्प भी इस धरती से और मजबूत होने वाला है। साथियों, आज भारत में दुनिया का तेजी से विकसित होता एविएशन सेक्टर है। एयर ट्रैफिक के मामले में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचने वाले हैं। अगले 4-5 वर्षों में करोड़ों नए यात्री हवाई सफर के यात्री होने वाले हैं। उड़ान योजना से भी इसमें बहुत मदद मिल रही है। अनुमान है कि आने वाले 10-15 वर्षों में भारत को करीब करीब 2000 से ज्यादा पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। अकेले भारत को 2000 एयरक्राफ्ट की जरूरत होना यानी यही बताता है कि विकास कितना तेजी से होने वाला है। इस बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। आज का ये आयोजन भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आज के इस आयोजन में विश्व के लिए भी एक संदेश है। आज भारत दुनिया के गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लेकर के आया है। कोरोना और युद्ध से बनी परिस्थितियों के बावजूद, सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। आज भारत में ऑपरेटिंग कंडीशंस लगातार सुधर रही है। आज भारत में जोर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर है, क्वालिटी पर भी है। आज भारत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और हाई आउटपुट आउटकम का अवसर दे रहा है। आज भारत के पास स्किल मैन पावर का बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। बीते 8 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने किए, उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग का एक अभूतपूर्व एनवायरनमेंट तैयार कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जितना जोर आज भारत का है, उतना पहले कभी नहीं था। कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना हो, उसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना हो, अनेक सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई का रास्ता खोलना हो, डिफेंस, माइनिंग, स्पेस जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना हो, लेबर रिफॉर्म्स करना हो, 29 सेंट्रल लेबर लॉज को सिर्फ 4 कोड्स में बदलना हो, 33,000 उससे ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म करना हो, दर्जनों टैक्सेस के जाल को खत्म करके एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाना हो,
भारत में आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नई गाथा लिखी जा रही। इन रिफॉर्म्स का बड़ा फायदा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही मिल रहा है और क्षेत्र तो फायदा उठा ही रहे हैं। और साथियों, इस सफलता के पीछे एक और बड़ी वजह है, बल्कि मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी वजह है, वो है माइंडसेट में बदलाव, मानसिकता में बदलाव। हमारे यहां लंबे समय से सरकारें इसी माइंडसेट से चली कि सब कुछ सरकार ही जानती है, सब कुछ सरकार को ही करना चाहिए। इस माइंडसेट ने देश के टैलेंट को दबा दिया, भारत के प्राइवेट सेक्टर का सामर्थ्य बढ़ने नहीं दिया। सबका प्रयास की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे देश ने अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को समान भावना से देखना शुरू किया। साथियों, पहले की सरकारों में माइंडसेट ऐसा भी था कि समस्याओं को टाल दिया जाए, कुछ सब्सिडी देकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिंदा रखा जाए। इस सोच ने भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत नुकसान किया। इस वजह से पहले न ही कोई ठोस नीति बनाई गई और साथ ही लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ऐसी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? मेरे देश की युवा पीढ़ी इसको भली भांति जान सकती। अब आज का भारत एक नए माइंडसेट, एक नए वर्क कल्चर के साथ काम कर रहा है। हमने काम चलाओ फैसलों का तरीका छोड़ा है और विकास के लिए, निवेशकों के लिए कई तरह के इंसेंटिव लेकर आए हैं। हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, जिससे बदलाव दिखने लगा। आज हमारी पॉलिसी स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है और फ्यूचरिस्टिक है। हम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज के जरिए देश की लॉजिस्टिक व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं। साथियों, पहले एक माइंडसेट ये भी था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर नहीं कर सकता, इसलिए उसे सिर्फ सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। आज हम सर्विस सेक्टर भी संभाल रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी समृद्ध बना रहे हैं। हम जानते हैं कि आज दुनिया में कोई भी देश सिर्फ सर्विस सेक्टर या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास करके आगे नहीं बढ़ सकता। हमें विकास के होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना होगा और आज का नया भारत उसी रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ चल पड़ा है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी